ये रिपोर्ट आपने देखी और मंसूर एजाज कौन है, इसके क्या मकासद हैं और कश्मीर के बारे में इसकी तजवीज़ खुद कश्मीरियों और पाकिस्तान के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर शमसन सामन शरफ रिटायर्ड साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और आपने वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि पहले तो ज़रा ये मंसूर एजाज के बारे में बताइएगा कि उसने पाकिस्तान की मफादात को कहाँ जक पहुंचाई और ये कश्मीर की तकसीम का किस्सा क्या था। अस्सलाम वालेकुम फरीद रईस साहब, मुझे मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपना जहन 1998 में लेके जाएं तो जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए थे तो पाकिस्तान के डिफेंस में जितने भी अमेरिकन चैनल्स थे, CNN, फॉक्स न्यूज़, इन पर मंसूर साहब आते थे और पाकिस्तान के हक़ में बहुत अच्छी गुफ्तगू किया करते थे। तो मेरे जहन में ये आता है कि शायद ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में लोग इनको पसंद करने लगे कि ये एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है, एक्सपैट है जो कि वहाँ पे रहता है, क्योंकि इसका वालिदैन का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। इसकी वालदा भी PhD हैं, वालिद भी PhD थे। किसी स्टेज के ऊपर ये कश्मीर की नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हुए, जिसकी तस्दीक प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी की है कि हाँ, उनकी मुलाकात मंसूर एजाज से हुई थी। यकीनन उसी ज़माने में एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी शुरू हुई जो कि शायद अभी तक भी चल रही होगी। उसका क्रेडिट मंसूर एजाज साहब लेते हैं और उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि उन्होंने कश्मीर भी गए थे और इंडियन प्रेस में भी काफ़ी कुछ यानी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान है उसको शुरू कराने का सहरा भी मंसूर एजाज अपने सर लेते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना इंडिया ने इसको डिनाई किया, ना पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। तो अगर डिनाइल नहीं आ रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने सर जो सेहरा लेते हैं वो गलत ले रहे हैं। लेकिन ये जो रिसेंट इंसिडेंट है, अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें, अब से ना लें बल्कि उस वक्त से लें जब से हुसैन हक्कानी साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी एज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उस वक्त भी एक फ्रिक्शन थी मिलिट्री और सियासी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि इनको एम्बेसडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद वीज़ास का इशू आया, रेमंड डेविस का इशू आया और ये मुख्तलिफ चीज़ें चल रही, कंट्रैक्टर्स का इशू आया। और जब कैरी लूगर बिल आया तो हुसैन हक्कानी साहब तमाम दुनिया भर के मीडिया पे सपोर्टर नज़र आए कैरी लूगर बिल के, बल्कि बहुत लोगों ने कहा कि वो इसके ऑथर भी हैं। जबकि मिलिट्री ने अपनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि कैरी लूगर बिल जो है वो इंट्रूसिव है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ तो ये आपने बात यहाँ पे कह दी, मैं तो ज़रा उस जानिब जाना चाह रहा हूँ, जबकि आपने ये वाली बात भी की कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी का सहरा भी मंसूर एजाज अपने सर लेते हैं, किसी ने इसकी तरदीद भी नहीं की इस मामले के ऊपर। अब जबकि वो जो उन्होंने जब वाजपेयी जब वज़ीर आज़म थे, जो उन्होंने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करके कश्मीर के मसले को सुलझाने की जो कोशिशें की थी, वो मामला क्या है? ज़रा मैं आपको उस जानिब लाना चाह रहा हूँ कि उससे क्या किस हद तक ये नुकसान पहुँचता, या वाक़तन जो उन्होंने मशवरा दिया, जो तजवीज़ दी, वो काबिल अमल थी? नहीं, काबिल अमल बिल्कुल नहीं थी, इसलिए कि कश्मीर के तनाज़ुर में तो 3 पर्सपेक्टिव्स थे, ऑप्शंस मिलती हैं मामलात के हल की। एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है, एक इंडियन पर्सपेक्टिव है और दूसरा पर्सपेक्टिव है जीन डिक्सन की किताब, जिसमें उन्होंने कई ऑप्शंस दी हुई हैं। इन्होंने जो ऑप्शन जिसकी बात हो रही है वो ऑप्शन जीन डिक्सन की किताब से ली गई कि कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट लिया जाए। एज पाकिस्तानीज हम हमेशा चाहेंगे कि कश्मीर में रायशुमारी हो, कश्मीर का बॉर्डर खोला जाए, कश्मीर के लोगों को अपने बहन भाइयों से, अपनी कौम के लोगों से पाकिस्तान में मिलने की इजाज़त हो और कश्मीर के लोग उसी तरह पाकिस्तान की तरफ कुदरती बह कर आए जिस तरह के कश्मीर के दरियाओं का आता है पानी। और जहाँ तक वाजपेयी का ताल्लुक है, उन्होंने जो कुछ कहा कि जिक पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, दैट इज़ एन between the Indian government, intelligence establishment and मंसूर एजाज। लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो कहना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि क्योंकि हम खोज में लगे हुए थे तो बाय 17 अक्टूबर कम से कम अमेरिका से जो हमारी सोर्सेस थी उन्होंने हमें कंफर्म कर दिया था कि इधर व्हाइट हाउस में और उसके इर्द गिर्द पेंटागन में ये सरगोशियाँ हो रही हैं कि ये जो मेमो लिखा गया था ये हुसैन हक्कानी साहब ने लिखा है। आप ये समझ सकते हैं कि बाय 17 अक्टूबर lot of people in Pakistan, including Imran Khan, knew कि
मंसूर एजाज साहब जो हैं जिस आदमी को रेफर कर रहे हैं वो हुसैन हक्कानी साहब हैं। अच्छा, मैं अगर जरा से ये जो बातें हैं सारी, एक चीज़ अगर हम इस तनाजुर में देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात जब करते हैं, आपने जो रेफरेंस दिया जिसके ऊपर हम बात जरा और आपसे हम तज्जिया भी ले रहे हैं कि कश्मीर की अगर हम बात जो करते हैं वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू कश्मीर का ही है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान चाहे जितने भी CBMs हो जाएं, कश्मीर का मामला अगर रिजॉल्व नहीं होता तो सारी चीज़ें वैसी धरी की धरी ही रह जाती हैं। क्या आप नहीं समझते कि जो तजवीज़ उस वक्त दी गई कश्मीर के 3 हिस्से या तकसीम करने की, पहले ही 2 जो तकसीम हो चुकी हैं उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे, और ऑलरेडी फिर इस तरह की तकसीम की तजवीज़ एक दी गई उस वक्त जबकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है वज़ीर आज़म थे भारत के। आप समझते हैं कि असल में मंसूर एजाज की जो एक ऑब्जेक्टिव है, या अगर वो पाकिस्तानी मफादात को जख्म पहुँचाने में लगे हुए, तो कहाँ कहाँ पे वो उनकी ये कोशिशें कामयाब होती नजर आई? मंसूर एजाज साहब मेरे ख्याल में अपनी इंटरेस्ट सेफगार्ड करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरेस्ट सेफगार्ड करते हैं, और जहां पर भी उन्हें मौका मिले वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं। सर्टनली ये 3 हिस्से कश्मीर के करने की जो सोल्यूशन है वो ना कश्मीरी लीडर्स को एक्सेप्टेबल है, ना ही आम पाकिस्तानियों को। मुझे मौका मिला कि मकबूजा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनमें से कुछ के साथ बातचीत करने का, और उनमें से कुछ हैं जो मेरे बहुत करीब भी हैं, और जब मैंने इस प्लान का उनसे भी जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि इस प्लान के मतलब ना हमें किसी ने कॉन्फिडेंस में लिया, पाकिस्तान में कश्मीरी लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये मीटिंग्स जो थी या ये सिलसिला था एक एक्सप्लोरेटरी सिस्टम था, और जब इसने पार्लियामान में आना था, पाकिस्तान की पार्लियामान में अगर आता तो उस वक्त इस पे एक्चुअली डिबेट होती। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक कश्मीर का जो उसकी जो हैसियत है उसमें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाल दी है कि कश्मीर के स्टेटस पे कोई भी नेगोशिएशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर की असेंबली और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस आर्टिकल में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना करें। ये एक ऐसी चीज है जो कि हम पाकिस्तानी अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं कश्मीर के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर शमसन शरफ साहब इस मामले के ऊपर हमसे बात करने के लिए। व्यूअर्स, इस पर हम तज्जिया ले रहे थे शमसन साइमन शरफ साहब से और उन्होंने इस पर बात की। वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मौज़ूआत भी हम बराबरी के साथ का हिस्सा बनेंगे। स्टे ट्यून्ड। हम बराबरी के साथ में एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। भारत का यह पुराना वतीरा रहा है कि अपने मुल्क में होने वाली किसी भी दहशतगर्दी की वारदातों को पाकिस्तान के सर डाल दिया जाए। अगर इतना ही होता तो गम नहीं था। तकलीफदेह बात तो यह है कि मासूम भारतीय मुसलमानों को भी पाकिस्तानी एजेंट करार देकर मार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ 19 साला इशरत जहां और 3 दूसरे अफराद के साथ किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। साबित हुआ कि इशरत जहां पुलिस मुकाबला भी फर्जी था। 19 साल की ये तालिबा न कातिल थी न दहशतगर्द। उसे और दूसरे 3 लोगों को सिर्फ मुसलमान होने की पादाश में मारा गया। इस मामले की तफ्तीशी टीम ने फर्जी मुकाबले के जिम्मेदार तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाने की सिफारिश की। बात शुरू होती है 2004 से, जब गुजरात हाई कोर्ट की बनाई हुई खुसूसी टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शवाहिद चीख चीख कर बता रहे हैं इशरत जहां और उनके साथियों को नाम नेहाद पुलिस मुकाबले से पहले ही हलाक कर दिया गया था। लेकिन गुजरात पुलिस हठधर्मी से बाज न आई। आज भी उसका कहना है कि वो सब दहशतगर्द थे और उन्हें जून 2004 में अहमदाबाद के करीब बाकायदा पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। इशरत जहां के साथ हलाक किए गए दूसरे 2 अफराद के नाम अमजद अली राना और जीशान जौहर बताए जाते हैं। गुजरात पुलिस ने वाक़ये के फौरन बाद इन अफराद को पाकिस्तानी करार देकर लश्कर तैयबा का दहशतगर्द भी बना डाला था। हालांकि 19 साला इशरत जहां का ताल्लुक मुंबई से था। उसके घर वालों के मुताबिक वो कॉलेज में पढ़ने के अलावा एक परफ्यूम कंपनी में काम भी करती थी। इन तीनों अफराद को मारने में भी
गुजरात पुलिस के वही एहलकार मुलव्विस हैं जिन्हें सोहराबुद्दीन और उनकी बीवी को फर्जी मुकाबले में हलाक करने के इल्जाम में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने सोहराब को भी दहशतगर्द करार दिया था। बाद में ये इल्जाम भी झूठा निकला। खुसूसी टीम की तफ्तीश के बाद इशरत जहां के चचा ने कहा कि उनके दामन से दहशतगर्दी का दाग धुल गया। अदालत ने हुक्म दिया है कि तमाम मुतल्लिका मुल्जिमों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए।